यूपी के बाद जुनूब रियासतों में भी फेडरल फ्रंट बनाने की मुहिम तेज हो गई है और इसी कड़ी में आज आंध्र प्रदेश के लीडर अपोजिशन से तेलंगाना सीएम के बेटे ने मुलाकात की। हैदराबाद में हुई जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के दौरान टीआरएस एमएलए केटीआर के साथ एक वफद भी मौजूद रहा। इस मौके पर दोनों ने हम ख्याल पार्टीज को साथ लाने की अपील की। इस मुलाकात के बाद ये खबर गर्म है कि सीएम चंद्रशेखर राव अपने बेटे के जरिए वाईएसआर कांग्रेस को भी अपने महाज में जोड़ना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि केसीआर और बीजेपी और गैर कांग्रेस महाज बनाकर मुल्कगीर सियासत करने की पहल कर रहे हैं, जिसके तहत वो कई इलाकाई जमात के लीडरान से मुलाकात कर चुके हैं। केसीआर की ये पहल दक्कन की सियासत पर नजर रखने वालों के लिए कोई चौंकाने वाला कदम नहीं है। वो पहले भी इशारा दे चुके हैं कि चंद्रबाबू नायडू को हराने के लिए अपोजिशन को साथ लाने पर काम कर रहे हैं। वहीं जगन से पिछले हफ्ते उनकी पद यात्रा के दौरान पूछा गया कि क्या वो आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए केसीआर की मदद लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि उनके पास 17 और हमारे पास 25 एमपीज हैं। अगर आगे भी हम कामयाब होते हैं तो 42 एमपीज के जरिए मरकज पर दबाव बनाने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। జరిగే కొద్దీ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రిలిమినరీ డిస్కషన్స్ ఇవి ఇంకా పార్టీలో ఫర్దర్గా కూడా డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి. కేసీఆర్ గారు కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా డిస్కషన్స్ కూడా జరుగుతాయి. కేసీఆర్ గారు కూడా వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత సో ఇవన్నీ యాజ్ థింగ్స్ షేప్ అవుట్ వి విల్ డెఫినెట్లీ షేర్ మోర్ అండ్ మోర్ థింగ్స్ విత్ యూ. ఆ పరంపరలో భాగంగా నిన్న గౌరవనీయులు వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు పెద్దలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపక్ష నాయకులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి ఈ ఆలోచన గురించి ఈ ప్రయత్నం గురించి మాట్లాడేందుకు కలుస్తాము అని వారిని కోరడంతో వారు ఈరోజు రమ్మని ఆహ్వానించారు. లైక్ మైండెడ్ ఫోర్సెస్ హూ బిలీవ్ ఇన్ స్ట్రెంథనింగ్ రీజనల్ పార్టీज एंड स्टेट्स. और इस मज़ीद जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर अली बाकरी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अली बाकरी, मुझे बताइए कि लगातार अभी हम देख रहे हैं कि एक अलायंस का दौर से चल पड़ा है यूपी के बाद, अब लग रहा है कि यहां पर भी इत्तेहाद की बात है। कितना तेजी से ये बात आगे बढ़ रही है और क्या लग रहा है कब तक इस तरह की खबरों पर एक तरह की मोहर लग सकती है? आप एक बार फिर से सवाल दोहराएं। जी, मैं कह रही हूँ कि लग रहा है कि इत्तेहाद का एक दौर सा चल पड़ा है यूपी के बाद, अब लग रहा है कि यहाँ पर भी इत्तेहाद हो सकता है। क्या लग रहा है कि कब तक इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? कौन कौन सी पार्टी साथ आ सकती हैं? देखिए, जिस तरह तेलंगाना में महाकुटुंबी बनाई गई थी उसी को लेकर केसीआर अब चाहते हैं नेशनल फेडरल फ्रंट बनाए, तो उसी की ये कड़ी है जो वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी को लेकर ये बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने आज टीआरएस के प्रेसिडेंट केटीआर को जगन से मिलने के लिए भिजाया। मगर जगन से उनकी मुलाकात हुई। मीडिया को उन्होंने जो बताया कि पॉजिटिव फिलर लाइन्स दिख रहे थे कि इन लोगों में फेडरल फंड में वाईएसआरसीपी भी आ सकते हैं, क्योंकि वाईएसआरसीपी का झुकाव बीजेपी की तरफ भी था। जब जैसा ही तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी फौरी अपना हाथ बीजेपी की तरफ बढ़ा दिया था। तो बीच में ये खबरें आ रही थी कि शायद एनडीए में बिल्कुल अली बाकरी, अभी लग रहा है कि देखना ये होगा कि जैसे जैसे 2019 लोकसभा इंतखाबात करीब आते हैं और किन किन पार्टियों का किन किन स्टेट्स में किस तरह से इत्तेहाद होता है, ये अब देखना होगा। और लगातार इस तरह की खबरें अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जो स्टेट पार्टीज है उनसे सुनने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम कुमारस्वामी के मदाखलत के बाद कर्नाटक का सियासी बहरान खत्म होता नजर आ रहा है। जराये के हवाले से खबर ये मिल रही है कि कुमारस्वामी ने सभी नाराज एमएलए से फोन पर बात की है, जिसके बाद वो सभी मुंबई से आज शाम तक कर्नाटक पहुंच सकते हैं। इस पर सीएम ने फिर दोहराया कि पूरे मामले को बिला वजह तूल देने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद अपनी हुकूमत को लेकर वो पूरी तरह से मुतमईन है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी पहले दिन से ही ऐसा कर रही है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली। From morning, I have not met anybody.
Any leaders I have not met. Then I request our media friends not to become fools. Even today also I am watching some channels. That too, that BTV anchor, I am watching him. ನಾನು ನಗನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾ ನಾನು? ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ನನಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? It is not necessary for me to go for operation of BJP MLAs. My number is actually sufficient number is there with me. Why I have to operate with BJP MLAs? Everything is okay now, sir. Everything is under control. Don't worry. Be happy. Yes, sir. 100% नहीं है जी, 100% नहीं। आप देख रहे ना, अभी जैसा कि आप कल हर एक चैनल के अंदर 15 हो गए संख्या, 20 हो गए, 12 जन हो गए, 15 जन हो गए दिखा रहे थे। अभी हमारे रायचूर की 2 MLA अभी ये प्रेस मीट कर रहे वो लोग, हमारे हुलगेरी साहब और एक बसंत गोड़ा करके। अभी भीमा नायक भी उनकी कैंप में बोला, अभी 15 मिनट में भीमा नायक भी आने वाला है। आनंद सिंह का आप दिखाया, आनंद सिंह भी आने वाला है। कंपनी गणेश करके वो भी आज रात तक पहुंच रहा है। यानी रूमर से अभी मैं इतना ही आपको माध्यम वाले को बोलना चाहता हूँ, डर किसको है? अगर हमको डर होता तो हम रिसोर्ट में रहते एमएलए को लेके, वो लोग लेके रिसोर्ट में बैठे बीजेपी वाले। जमीर साहब आपके ही एमएलए मुंबई में भी तो रुके हुए हैं। नहीं, मुंबई में हम कल से बता रहे हैं आपको, 2-3 एमएलए है उधर। अभी रमेश जारकीहोली वो कैबिनेट में मंत्री थे, वो अभी मंत्री से निकाल दिया गया उनको। अगर मैं भी अभी मंत्री हूँ, अगर मेरे को भी निकाल दिया गया तो ना वो थोड़ा नाराज होना सा जाए। वो आप लोग उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं? कल तक वो लोग भी आ जाएंगे, रमेश जारकीहोली भी आएंगे, रमेश भी आएंगे, सब लोग कल तक वापस आएंगे। तो कर्नाटक में कई दिनों से जारी सियासी बहरान के बीच आज कांग्रेस और जेडीएस लीडरान की मीटिंग बुलाई गई। पूरे मामले पर गौर करने के बाद लीडरान मुतमईन नजर आए और कहा कि इत्तेहादी सरकार अपनी मुद्दत-ए-कार पूरा करेगी। मीटिंग में शामिल होने पहुंचे केसी वेणुगोपाल राव ने कहा कि ये सब बीजेपी क़यादत की साजिश का नतीजा है। तो जेडीएस का कहना है कि ये सब 5 रियासतों में हार की खींच है, जिसके बाद बीजेपी और कानूनी तौर पर सरकार बनाना गैर कानूनी तौर पर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि अगर रियासती एमएलए खुश नहीं हैं तो उन्हें दूसरों को मौका देना चाहिए। Sir, but then why is a series of meetings going on since yesterday, sir? Sir, no rest only for you, sir. But see, preparation is going on for the parliament election. Sir, your 3 MLAs are coming back. Your 3 MLAs are coming back. Are they coming back today? Your 3 MLAs. I will meet you in the evening. Logo down. Sir, you are going to be in the evening. Okay. Sir, I am going to Kadur now. Okay. I will be back in the evening. I will meet you. Sir, aren't you tired with so many meetings, sir? All the Congress MLA will be okay. This, I think some national media is doing a story that some of the Congress MLA are going to resign. Is all the reports are baseless. Nothing is going to be happen. All the MLAs are intact. We are in touch with all of them. I don't want to say anything, but I am very much pretty sure that nothing is going to happen. This government, coalition government, will continue for the next 4 years. That's what I want to say. Sir, you talk with you, Ramesh Jarakiholi? I told brother in direct languages, we have nothing to worry. We have a contact with every MLAs. They all will be okay. We are very pretty confident, but one thing is going, this is going to be a national blame on BJP again. What they have tried to done in Karnataka again and again, trying to poach the MLA, offering so much money and everything, this will be going to be a national blame for them. There is no threat to the government of Karnataka. BJP is trying its best to destabilize the Karnataka government, which has become the symbol of the opposition unity. And since Mr. Kumaraswamy took over as the Chief Minister of Karnataka, the BJP's numbers throughout the country are being counted, that when they are going to go away. And it is the result in the last 5 state elections that BJP has been clean bowled on 0. And after 3 days ago, when SP and BSP has come together in UP, they are more desperate to do this type of politics, doing horse trading.
See, where was the necessity? What is the necessity for the BJP to lock out their MLAs in a 5-star resort in Gurgaon? They were criticizing the Congress party when their MLAs from Gujarat were taken away to Karnataka for the Rajya Sabha election. Why BJP is doing all this? अद्भुत बात है, ऐसी स्थिति है कर्नाटका में जहां मुख्यमंत्री स्वयं, उनके कई बयान आए कि वो क्लर्क से बदतर है, रोना उनको लगता है। अगर मुख्यमंत्री की ऐसी अवस्था है कांग्रेस के चलते, तो आप खुद ही समझ सकते हैं मंत्रियों की क्या अवस्था होगी और एमएलएस की क्या। अब अगर उनके एमएलए उनको छोड़ के जा रहे हैं तो भाजपा पे क्यों नाम लगाए? और भाजपा तो स्वयं चिंतित है कि हमारे एमएलएस के ऊपर में वो डोरे डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती से सत्ता में है। जनता ने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्ती ये सरकार बनाई। अगर वो संभाल नहीं पा रहे तो भाजपा पे दोष ना दे, जनता सब देख रही है। एक वकील के नाते इतना जरूर कह सकते हैं कि एसआर बोम्मई जजमेंट जो है वो स्पष्ट करता है कि फ्लो टेस्ट अंतिम टेस्ट है। लोकतंत्र में जिसके पास संख्या उसकी सरकार बनती है। येडियुरप्पा जी ने भी जब शपथ लिया, जब संख्या उनको लगा नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब फ्लो टेस्ट के लिए अगर एमएलएस सत्ता दल के साथ नहीं रहे तो एक फ्लो टेस्ट जरूर हो सकता है, या दूसरी चीज होता है कि सारे एमएलए हट जाते हैं और संख्या गिनी जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जो है उसके पास संख्या नहीं है। संख्या नहीं है तो वो सरकार जो है गैर रूप से अपने पद पर बैठने का प्रयास कर रही है। That shows BJP, that is straight away shows BJP is indulging in horse trading. When the BJP minister from Maharashtra is saying, when Karnataka MLAs are there in Mumbai, what does it show? When Karnataka MLA, BJP MLAs with trying to talk to Congress MLAs, it shows that BJP is open about this display of arrogance, display of nepotism, display of unconstitutional means to grab power. The dirtiest politics Karnataka has seen. Keep arresting their own MLAs and trying to poach Congress MLAs shows how desperate and corrupt BJP has become. That's the only thing in this. And I think media should talk about that. Not about what's going to happen with Karnataka government. They should talk about how BJP is the most corrupt party today in this country. That is what we should talk. Why are we talking about what is how the government is going to survive? We are going to have bigger numbers than last time. We are going to be stronger. There is no problem, no issue. All are talking to us. So I'm sure they will also realize that they should not fall into the trap of BJP. कर्नाटक से सफरे हज 2019 के लिए आज विधान सौधा में कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया, जिसमें 6,701 आजमीन का इंतखाब कर उन्हें मुबारक सफर पर भेजने को हरी झंडी दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। हज 2019 के लिए आज कर्नाटक हज कमेटी ने कुरानंदाजी का काम मुकम्मल किया, जिसमें 6,701 आजमीन के नाम का इंतखाब हुआ। इस बार हज अर्जियों में काफी कमी देखी गई। पिछले साल जहां 18,000 अर्जियां आई थीं, वहीं इस बार 13,000 लोगों ने ही फॉर्म दाखिल किया था। हालांकि इसकी वजह कोटे में तब्दीली को माना जा रहा है। इस मौके पर भी वजीर बराए हज और चेयरमैन हज कमेटी ने मरकजी हुकूमत से कोटा बढ़ाने का मुतालबा दोहराया। 5,800 का जो इसके अंदर खुर्रा हो रहा है, इस बार मेरे गए साल से इस साल 75 कोटा बढ़ा हुआ है। और मैं भी हमारे नकवी साहब से मिलके गुजारिश किया था लास्ट टाइम मिलके, भाई कर्नाटका के लिए आप कोटा 2-3 साल से बढ़ाते नहीं आ रहे, इस बार कुछ तो करके मेरे को कोटा बढ़ा के दो करके। लास्ट ईयर ही गया था मैं, थोड़ा लेट पहुंचने की वजह से, कि मिनिस्टर में थोड़ा लेट हुआ था। लेट होने की वजह से मिनिस्टर साहब ने वादा किया है अगली साल के लिए कर्नाटका के लिए मैं 1,000 से 1,500 कोटा पक्का बढ़ा के देता हूँ करके वादा किया है। कोई तशवीश की बात नहीं है। लोग एप्लीकेशन डालकर जो है इंतज़ार करना नहीं चाहते। वो कहीं अगर मौका यहाँ ना मिले तो क्यों हम वेट करें, किसी प्राइवेट ऑपरेटर से चले जाएं, ये है। तो चूँकि सबको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, हमारी यही कोशिश हमेशा हर साल रही है कि इसको कोटा को बढ़ाया जाए। हर साल की तरह जो पिछले साल की पहले 4th टाइम जो अटेम्प्ट करते हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन जो है कंपलसरी था कि वो लोग नेक्स्ट टाइम होता था, तो वो दिया गया था। तो उसके बाद लास्ट टाइम मैं और मिनिस्टर साहब और चेयरमैन साहब भी डिस्कस किए हैं
अगली बार जब हम हज कमेटी ऑफ इंडिया को जाएंगे तो ये हमारी जो ये है उनके सामने रखेंगे कि हर साल जो भी है, क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे तो पहले से एप्लीकेशन कम हो गए हैं इस बार। ये इसका मतलब ये है कि लोग जो चाहते हैं कि 4th अटेम्प्ट को जो कोशिश कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा, तो उसमें जो एटलीस्ट वो एक उम्मीद रहती थी कि 4 साल के बाद हमको मौका मिलेगा, तो इस बार मौका नहीं मिला है, तो इसके उसकी कोशिश करेंगे। बस बाकी का तो सब कुछ तो सेम रहेगा। रियासती हुकूमत हर साल हज कोटे में इजाफे का मुतालबा करती रहती है, लेकिन उन्हें मरकज की जानिब से हर बार मायूसी ही हाथ लगती है। हालांकि कुछ सालों से मक्का मुअज़्ज़मा में तामीराती काम होने की वजह से कोटा कम कर दिया गया, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफे की उम्मीद है। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़े। तमिलनाडु में इन दिनों जलीकट्टू की रिवायत जोरों शोर से मनाई जा रही है। ये जुनूब रियासतों का एक रिवायती खेल है जिसे पोंगल के दिन मनाया जाता है, जिसमें बैलों के साथ लोग मैदान में कुश्ती लड़ते दिखाई जाते हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हो जाते हैं, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा रखी थी। इसके बावजूद भी ये खेल अपनी रिवायत के साथ जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों मदुरई में जलीकट्टू में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 26 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था। On the basis of Honorable High Court directions, the High Court has formed an organizing committee. We also organize organizing committee on behalf of district administration. Both are coordinating and cooperating each other, and our police, there's a COP and a Commissioner of Corporation and District Administration and the organizing committee. Each one are coordinating each other, and they are smoothly. The program is running very smoothly without any injuries to the bulls and the damas. 50 to 60% damas, and the bulls are moving. 1 hour once we are changing the damas. Based on that, there is no problem in damas also as well as bulls also. This is the first time we are organizing on the basis of that. In a short span of time, we have organized all these things. From next year onwards, the price will be for them catchy. This time, we have Pakka organized Pakka without damage to the bulls and the damas is the prime importance of our district administration. हैदराबाद में चल रहे 3 रोजा बैनुल अक़वामी काइट और स्वीट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इस खास मौके पर तकरीब में दर्जनों ममालिक के काइट और स्वीट से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दीगर रियासत से आए लोगों ने यहाँ की सहूलियात के लिए रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बैरूनी मुल्क से आए लोगों ने जहाँ हिंदुस्तानी तहजीब की जमकर तारीफ की, तो वहीं यहाँ के भाईचारे को दुनिया के सबसे बेहतरीन तस्वीर बताया। लगातार 4 साल से होने वाली तकरीब में तरह तरह की पतंग की नुमाइश लगाई गई। वहीं एक जगह पर हिंदुस्तान भर की मिठाइयों की झलकियां लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती दिखी। जो तेलंगाना इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल में जो मुझे कंसल्टेंट बनाया गया था यहाँ, और हमने 100 काइट फ्लायर्स ऑल ओवर वर्ल्ड से हमने बुलाए हैं यहाँ। और ये जो काइट फेस्टिवल के साथ जो बड़ी बड़ी काइट लेके पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं, और 2 दिन का जो फेस्टिवल रहा, टोटल 3 दिन का फेस्टिवल है। 2 दिन काफ़ी अच्छा विंड रहा यहाँ, काची पब्लिक का रिस्पांस अच्छा है। तो मैं तेलंगाना और हैदराबाद की जनता को हैप्पी पोंगल कहना चाहता हूँ। द तेलंगाना गवर्नमेंट इज वेरी डिफरेंट। हैदराबाद इज स्पेशली दिस फ्लैग फेस्टिवल अप टू द मार्क। You can't see like that in Andhra Pradesh anywhere. These are lucky. We are very lucky here. हम लोग कॉलेज के तरफ से आए और पहली दफ़ा आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी फॉरनर भी आए, फिलिपीनीज, हम लोग का टीम है फिलिपीनीज, तो हम लोग गाइड कर रहे हैं कैसे काइट फ्लाई करना है और कैसे मतलब हैंडल करना। उनका कुछ भी रिक्वायर्ड हुआ, कुछ भी पानी का प्रॉब्लम ये हुआ, हम लोग सॉल्व करके देते हैं। और अपना IHM कॉलेज से हम लोग सब टीम वाइज सब आए और बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम भी है, DJ भी बज रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। फॉरेन इंटरनेशनल आए हुए हैं तो इसलिए इनके काइट्स भी अलग हैं इंडिया से। इंडिया के काइट्स छोटे रहते हैं, यहाँ बड़े हैं, तो इसलिए काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। Hi, I'm Kia Choudhury. I came from West Bengal. These are my sweets. I have prepared it at home. I made sweet samosa, rasbara and nimki. These are, you can say, specialities of West Bengal other than rasgulla. That's it. I'm having a great time and thank you Telangana government for giving me this opportunity.
We are almost 800 women entrepreneurs. Today we are participating in Telangana Kite and Sweet Festival. We are very happy today and thanking Telangana government for giving us this opportunity. We displayed almost 20 varieties of sweets here as our group. All are we manufacture at home and we are selling here. First time our women entrepreneurs from home we have come out and selling our products. We are very happy and our self-confidence we are improving through this platform. So we are thanking the government of Telangana and also wish that very happy Sankranti, happy Pongal to everyone in the country. Various parts of the country celebrate this festival in various ways. So by wishing them the best holiday, so when Pongal holiday, wishing them the best Sankranti. So you are able to see the excitement with which the people from all walks of life, all ages of life, from kid to the eldest person, they are able to enjoy big quality, high rising kites, plus good music, traditional songs and all the music around. Then added to that we also have good quality food available to cater to various tastes. Then we also added sweet festival with 1200 varieties of sweets made from the homes, from their households. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।